कार्तिकेय, आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। इस जो सर्वे में कह रहा है कि जो बेरोजगारी की स्थिति है 59%, लगभग 60% लोग कह रहे हैं बेहद गंभीर है, और गंभीर लोग कह रहे हैं 24%। इसका मतलब यह हुआ कि 83% लोगों का मानना यह है कि बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है। सिर्फ 10% कह रहे हैं चिंता नहीं हो। 10% हर समाज में होते हैं, जिनके पास नौकरियां होती हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसका पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है? आशु सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और आंकड़ा देता हूं मैं, फिर उसको बेटर समझा पाऊंगा। जब लोगों से, और पहली बात तो आपके पिछले शो पर यशवंत भाई और संजय सर आए थे और उन्होंने इन आंकड़ों को लेकर कुछ ऐसे डाउट्स खड़े किए। मैं उनको साइड कर अभी ये मान के चल रहा हूं कि ये सर्वे के आंकड़े सही हैं। पहली बात, जब लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है इस सरकार की, तो जो दो सबसे लोकप्रिय आंसर थे जिनको मिला के 51% बना, वो थे 370 और राम मंदिर। फिर जब उन्हीं लोगों से पूछा गया कि कितने कौन सा सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार का, उतना ही परसेंट 52% का आंसर था अनएम्प्लॉयमेंट या प्राइस राइज। अब आप ये सोचो कि लोग इस सरकार को वोट किस लिए कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस सर्वे में एक जो चीज मुझे दिख रही है, इकोनॉमिक यूफोरिया से इकोनॉमिक रियलिज्म आ गया है। जिन भी इंडिकेटर्स की आप बात करें, आत्मनिर्भर भारत की पॉपुलैरिटी कम हुई है, इनकम को लेकर लोगों की, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो लोगों का आउटलुक है वो वीक है। मतलब मैं आपको बताता हूं आंकड़े, 75% से 80% लोग ये कह रहे हैं कि 2014 से अब तक या तो हमारी आर्थिक स्थिति वही है या इंप्रूव नहीं हुई है, खराब हुई है। लेकिन फिर भी और ये जो लोकप्रियता की बात हो रही है, मैं जरा इसमें एक बात जोड़ दूं आशु सर, 24% मोदी जी का फिगर है, लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं, अगर आप बीजेपी का फिगर मिलाओ तो वो 42% बैठ रहा है। 24, 11, 7। कांग्रेस के जो 3 लीडर्स का नाम आ रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनका मिलाओ तो वो अभी भी 18% है। तो कल को आप जो भी बीजेपी लीडर प्राइम मिनिस्टर के लिए पिच करेंगे अपना फेस, तो वो जो बाकी 2 लीडर हैं, अनलेस उनके अंदर कोई रिबेलियन हो जाए, फिर तो ये 42% कट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वो 42% का चंक उसके पीछे रहेगा जो उनके साथ जाएंगे। मेरे को जो एक बीजेपी के लिए इसमें खतरे की घंटी दिख रही है वो दूसरी है, वो ये है इंटरनल जो नंबर 2 का स्पॉट की फाइट है, वो इस सर्वे के बाद और तेज हो जाएगी। क्योंकि इस सर्वे के हिसाब से यूपी के चीफ मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर से आगे निकल गए। मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ी एक टेक अवे है इस पर्टिकुलर सर्वे से। बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर आप किसी का कोई भी उठा लीजिए, 2 चीजें, एक तो रियलिज्म आ गया है कि ये सरकार शायद हर चैलेंज को उतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकती, और जो अगर आप, मैं जनवरी से कंपेयर कर रहा हूं रिजल्ट्स को, जी और काफी लोगों का ये मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति खराब है, महंगाई में सरकार जितना जनवरी में सक्रिय रूप से रोल दिखाती हुई नजर आ रही थी, वो लोगों को उतनी नहीं नजर आ रही है। और साथ में जो मैंने आपको कहा कि लोगों का अगर इनकम आउटलुक देखें तो लोग ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि अगले कुछ समय में या तो हमारी इनकम घटेगी या उतनी ही रहेगी। तो इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म नहीं है। लेकिन जहां पर ये सरकार स्कोर कर रही है, वो जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रीराइटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, वहां पे स्कोर कर रही है। मैंने आपको बताया कि टॉप 2 अचीवमेंट्स, राम मंदिर 370। आपको मैं 2 और एग्जांपल देता हूं। जब लोगों से पूछा गया कि यूसीसी लाना चाहिए या नहीं, सॉरी 2 चाइल्ड पॉलिसी लानी चाहिए या नहीं, और सेंट्रल विस्टा बनना चाहिए या नहीं, तो मेजॉरिटी ने बोला जी हां, दोनों पे। तो आप समझ रहे हैं किन तरह की पॉलिसीज के लिए थम्स अप मिल रहा है, और वहीं से ही पॉपुलैरिटी अब भी आ रही है। तो मैं इस सर्वे को उस नजरिए से देखना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है। विजय त्रिवेदी जी, ये जो सर्वे है, क्या इस सर्वे के बाद प्रधानमंत्री जी के लिए खतरे की घंटी बज गई है? क्या उनके लिए चिंता की लकीरें उनके माथे पर, पेशानी पर आनी चाहिए? जो यदि एक नज़र में देखें उसको, जैसे आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 66% से 24% पर आया है, तो जाहिर है कि चिंता होनी चाहिए, सभी को चिंता होनी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, जो भी लोग उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको चिंता होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कार्तिकेय ने बातों को बहुत बारीकी से अच्छे से समझाया। तो वो उतनी बड़ी चिंता नहीं होती जितनी बड़ी हम सब लोगों को लग रही है आज। ठीक है। पहली बात, जो असली बात हुई है कि जो लोकप्रियता में कमी आ रही है, वो उसका सही शब्द कार्तिकेय ने भी इस्तेमाल किया कि इकोनॉमी यूफोरिया से इकोनॉमिक रियलिटी पर हम लोग आए हैं।
तो यूफोरिया से रियलिटी पर आते हैं तो जाहिर है कि लोकप्रियता कम होती है, क्योंकि इकोनॉमिक रियलिटी आदमी को निजी तौर पर असर डालती है। महंगाई जो है वो आपकी पॉकेट पर सीधा असर डालती है, तो वो पॉकेट जब कटती है तो दिमाग पर भी असर पड़ता है। बेरोजगारी का असर जिसका बहुत बड़ा मामला है, मतलब इतनी चिंता, इतना बड़ा विषय है, मुझे नहीं लग रहा था कि बेरोजगारी इतना बड़ा विषय होगा, क्योंकि अभी तक बार बार वो टल रहा था। तो वो 80% करीब लोग यदि बेरोजगारी को लेकर चिंतित हैं तो वो बहुत बड़ा विषय है, और वो उस लोकप्रियता को कम करने में बहुत उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, पहली बात। लेकिन दूसरी तरफ उसको देखें तो इलेक्शंस जो हमारे हैं वो हमेशा इकोनॉमिक इश्यूज पे नहीं लड़े जाते। खासतौर से हम पिछले 10 साल 20 साल देखें तो वो इकोनॉमिक की बजाय जो आपके जो इमोशनल इश्यूज हैं या राष्ट्रवाद अभी जिसे आप कह रहे हैं वो चल रहा है। तो वो 52% उनके पास है, सपोर्ट मिला है उनको धारा 370 पर भी और राम जन्मभूमि पर भी। फिर 2 बच्चों की जो पॉलिसी की बात हो रही है उस पर भी उनको काफी वोट मिला है, और सेंट्रल विस्टा जिसको लेकर सरकार की बड़ी आलोचना हुई उसको लेकर भी हो रहा है। तो यदि इलेक्शन को देखें तो इलेक्शन के इमोशनल इशू पर नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो 52% वोट। टोटल वोट को देख ले, 1 मिनट बोलूंगा कि यदि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तीनों को मिला लें तो उनके पास 42% वोट है, और वो तीनों वोटर एक ही खाते में जाने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही कि वहां पर लीडरशिप का क्राइसिस होने वाला है 2024 के लिए। मतलब नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, बाकी कितना बदलता है कितना नहीं बदलता ये अभी नहीं कहा जा सकता। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी है, तो इसका मतलब उनके पास 42% वोट है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पास 18% वोट है। तीसरी तरफ मोदी के मुकाबले में यदि देखें तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तीनों का टोटल वोट 26% है। तो वो करीब तीनों का वोट मिलकर भी नरेंद्र मोदी की आज की लोकप्रियता के बराबर है। सीटों की संख्या में भी आप देखें तो आपने लिखा 269, मतलब इंडिया टुडे के सर्वे में 269 सीट है, तो 269 272 में कोई बहुत फर्क हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो कोई इतना बड़ा खतरा हो जाए जिसे हम आज चैलेंज के तौर पर, लेकिन ये वार्निंग सिग्नल के तौर पर हो सकता है कि सरकार को अपनी नीतियों में, अपने कामकाज में, अपने तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है, और जनता उसी तरह से उसको, वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। ये एक वार्निंग सिग्नल मुझे इसमें लगता है। बिल्कुल। मैं आलोक के पास जाऊं उसके पहले एक बार मैं जरूर दोबारा मैं कार्तिक के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स का मामला है उसमें बड़ी जिम्नास्टिक्स बहुत ज्यादा होती है। ये जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जोड़ के जो 42% आपने बताया वो सच है, लेकिन जब इसी सर्वे में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिलेगा तो 34%, यानी कम से कम 3% की तो साफ गिरावट नजर आ रही इस वक्त। तो 42% में ट्रांसलेट नहीं हो रहा, वो 34% में आके रुक जाता है। मेरा सवाल इस बात को ये लेके कि स्टैटिस्टिक्स का सिद्धांत कार्तिक क्या कहता है कि अगर एक बार कर्व अगर नीचे की तरफ जाना शुरू होता है इतने कैटास्ट्रॉफिक लेवल पे, तो उसमें क्या रुकावट दिखाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती? कार्तिक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? मुझे लगता है कार्तिक से हमारा संपर्क टूट गया है। आलोक, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? ये जो आप अपने को अनम्यूट करिए। दरअसल 42% की गिरावट ये कैटास्ट्रॉफिक है। वोटों में कितना ट्रांसलेट करता है वो एक अलग सवाल है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अगर 66 से आके 24 पे आ जाए तो ये कैटास्ट्रॉफिक मैं इसको मानता हूं। नहीं है, ये बहुत भयानक गिरावट है जिस तरह से आपने कहा ये, और ये जो मतलब आपने कहा नहीं, ये जिस तरह इस सर्वे में आया है उस हिसाब से बहुत बड़ी गिरावट है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तक के जितने पोल होते थे तो एक तरह से जब हम लोग अमिताभ बच्चन सुपरस्टार का हिसाब लगाते हैं फिल्मी दुनिया में तो कहते हैं ना कि मतलब 1 से 9 तक वो हैं, उसके बाद 10 में सारे जोड़ लिए जाएं। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति लगभग वो थी। अभी तक के पिछले सारे सर्वे देख लीजिए, किसी दूसरे तीसरे का जिक्र कहाँ होता था। इस बार दूसरे तीसरे का जिक्र इस अंदाज में हो रहा है कि साहब योगी आदित्यनाथ अमित शाह से आगे निकल गए, लेकिन वही योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर्स की रैंकिंग होती है तो कहाँ खड़े हैं वो देखिए, वहां उनसे आगे कौन कौन है। तो कहानी बहुत सिंपल नहीं है। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ये आंकड़ों में गिरावट आनी शुरू होती है तो वो उसको आसानी से रोका नहीं जाता है, मतलब वो उसको रोकना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन एक और चीज है जिस पे आपको नजर डालनी चाहिए कि जो इश्यूज हैं उन इश्यूज पे, यानी जो सबसे बड़ी चिंता आज की तारीख में लोगों को दिख रही है
वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में थोड़ी राहत देने वाली चीज है जब आप उसको जनवरी से कंपेयर करते हैं। जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे तो साहब बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या है, 59% लोग कह रहे हैं, 24% कह रहे हैं सम व्हाट सीरियस है। लेकिन जब आप इन्हीं आंकड़ों को कंपेयर करिए पिछले सर्वे के साथ, वो आंकड़े आपके पास सामने हैं या नहीं मुझे नहीं पता, और मेरे पास भी क्योंकि मुझे स्क्रीन पे ही निकालने पड़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो चिंताजनक चीजें हैं जैसे कोरोना है, बेरोजगारी है, इन पर आप देखिए जनवरी के मुकाबले जब अगस्त में आते हैं तो राहत दिख रही है। यानी कम लोग चिंतित थे उन चीजों को लेके जिनको लेके जनवरी में ज्यादा लोग चिंतित थे। और चिंता बढ़ी हुई कहाँ है? महंगाई को लेकर, पेट्रोलियम की महंगाई खास तौर पर। तो वो जो महंगाई का मामला है वो फ्रंट मेरा ख्याल है बहुत दिक्कत देने वाला नहीं होता है, उसको एड्रेस करना संभव होता है। लेकिन एक और चीज अब इसके साथ आती है कि इस सरकार का आप अगर हिसाब देखें, क्या ये चीजों को जनता की नजर से एड्रेस करने की सोचते हैं कभी? ये किसी चीज को एड्रेस करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ते हैं। आज ही अखबारों में जो हेडलाइन आपने पढ़ी हो वित्त मंत्री के हवाले से कि साहब ये मनमोहन सिंह जी छोड़ गए सारा, और अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सोचिए कितनी पेट्रोल पे एक्साइज लग रही है, ये आंकड़ा कितनी बार घुमाया जा चुका है। आप कहते हैं कि 7 साल आपकी सरकार चल चुकी, इसके बाद आपको होश आ रहा है कि मनमोहन सिंह ऑयल बॉन्ड छोड़ गए थे। आप अब कह रही हैं कि हमको 7 साल पहले एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए था कि पिछली सरकार ने कितना रायता फैलाया हुआ है। ये रायता ढूंढने में जिसको 7 साल लग गए, आप समझिए उसको समेटने में कितना समय लगेगा। तो इसलिए ये चीजें एड्रेस करना, मुझे लगता है महंगाई एड्रेसेबल है, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी है, क्या वो एड्रेस कर पाएंगे? इस पर बहुत शंका होती है आज का हाल देख के। और अब इसके साथ आप देखिए दूसरे नंबर अगर देखना शुरू करिए तो राहुल गांधी का नंबर बढ़ा है, योगी आदित्यनाथ का नंबर बढ़ा है, अरविंद केजरीवाल का नंबर बढ़ा है, ममता बनर्जी का नंबर बढ़ा है, अमित शाह का भी नंबर बढ़ा है, सोनिया गांधी का नंबर बढ़ा नहीं है, कम हुआ है, प्रियंका गांधी का बढ़ा है। और ये इतना जोड़ा और 3 पार्टी के 3 लोग जुड़ गए और 42% हो गया। राजनीति ऐसे चलती नहीं है, वरना तो गठबंधन एकदम क्लीन स्वीप मार देते। जैसे ही गठबंधन हो जाए अभी सारे लोग मिल के बैठ जाएंगे और कहेंगे मार दिया भाई क्लीन स्वीप, क्योंकि 269 सीट यहीं अगर बीजेपी आ गई है इस सर्वे में, जिस सर्वे को आप समझते होंगे जब इन न्यूज रूम्स में लोग बैठते हैं, सर्वे की फाइंडिंग्स आती हैं और उसके बाद वो उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, नॉर्मलाइज किया जाता है। तो एक तरह से थोड़ा कोशिश की जाती है कि ऐसा झटका न लग जाए। तो जोर का झटका धीरे से लगाने के बाद यहाँ पहुंचा है, तो अगर असली खुल जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा पता नहीं है। ठीक है, और गिरावट रुकेगी बहुत जल्दी, इसके आसार दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल, जो आप नॉर्मलाइजेशन का जिक्र जिससे कि आप नॉर्मलाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल उसके एक तरीके से डेटा को रैशनलाइज किया जाता है। वो जो डेटा आता है उसके बाद जो पॉलिटिकल इनपुट होता है, सोशल इनपुट होता है, उसके आधार पे कहा जाता है कि भाई ये डेटा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं। जो आप जनवरी का जिक्र कर रहे थे, दरअसल मेरे पास डेटा है कि जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 38% थी, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर जो चॉइस थी लोगों की 38% थी। अगस्त 2020 में 66% थी और अगस्त 2021 में 24%, यानी जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में भी 14% की गिरावट आई है। कार्तिक, मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल बहुत ही स्पष्ट है। सवाल ये है कि जो डेटा हमारे सामने उपलब्ध है, ये डेटा अगर इसकी सबसे बड़ी थियरी अगर हम सोचे तो क्या उसके लॉस ऑफ फेथ, जो गिरावट ये नहीं कि योगी की लोकप्रियता बढ़ गई, राहुल गांधी की बढ़ गई, एक प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में 44% अगर 42% अगर डेटा गिरता है, नीचे की तरफ जाता है, तो ये टोटल लॉस ऑफ फेथ है। क्या इससे ऊपर आने की संभावना दिखती या नहीं दिखती? और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले बार आपको याद होगा रॉयटर की स्टोरी आई थी, सी वोटर ने सर्वे किया था, उसमें भी 64% से गिर के 37% पर आया था। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है नीचे जाता हुआ और उठता हुआ नहीं नजर आता। कार्तिक, अच्छा सर, सॉरी, पहले तो पावर कट हो गया था इसलिए मैं कनेक्शन टूट गया था। It's okay, हाँ। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लॉस ऑफ फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ,
हमको ये समझना पड़ेगा डेटा कलेक्ट कब हुआ है। अगले 6 महीने में यूपी का चुनाव है, हमको ये समझना पड़ेगा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर नेचुरली लाइमलाइट में भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको प्राइम मिनिस्टर भी लाइमलाइट में लेकर आ रहे हैं, बिकॉज यूपी इज अ क्रिटिकल स्टेट फॉर देम। तो क्या वो वोटर के साइकी को इन्फ्लुएंस कर रहा है? यू कांट रूल दैट आउट। मुझे क्या लग रहा है कि लॉस ऑफ फेथ से ज्यादा चेंज ऑफ फ्लेवर, कि सब अमित शाह ले लीजिए, योगी जी ले लीजिए, मोदी जी ले लीजिए, आइडियोलॉजी सबकी सेम है, सबका मतलब जो एक व्हाट दे स्टैंड फॉर लगभग सेम ही है, उनका तरीका अलग हो सकता है, कोई बेटर ओरेटर है, कोई इतने अच्छे ओरेटर नहीं है, तो वो उसी अम्ब्रेला में रहकर ऑप्शन स्विचिंग दिख रही है मुझे। लेकिन मुझे इसमें एक रोल उस चीज का भी दिख रहा है कि इस साल नेचुरली किसको ज्यादा प्रोमिनेंस मिल रही है। जो दूसरी बात आपने कही, क्या ये उठ सकता है? उठ सकता है। हमने ये 2019 इलेक्शन से पहले भी देखा था, बालाकोट से पहले जो रेटिंग डाउन थी वो इमीडिएटली बम्प कर गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई एक ड्रामेटिक इवेंट के थ्रू या कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट के थ्रू उसको पिकअप करवाना है तो उसकी सही टाइमिंग क्या है? रिसर्च मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च ये कहती है कि लोगों को सिर्फ वही चीजें याद रहती हैं, वही स्कीम याद रहती है जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट होता है या जो सबसे एंड में आती है इलेक्शन से पहले। तो उस ड्रामेटिक अगर एक चीज लाना चाहते हैं आप बम्प करने के लिए, तो उसकी टाइमिंग आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। वो होगा तो जरूर, पर वो कब होगा? अगर आप चाहें तो मैं विपक्ष पर एक बात बोलना चाह रहा था, बट अगर आप चाहें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑपोजिशन को लेकर सामने आई। आप देखें, मनमोहन सिंह एक्टिव पॉलिटिक्स, आप उनको एक्टिव पॉलिटिशियन मानेंगे या नहीं मैं नहीं जानता, मैं उनको एक एक्टिव पॉलिटिशियन अब नहीं मानता। लेकिन अगर आप ऑपोजिशन में जो टॉप के नॉन गांधी लीडर्स का नाम देखें, सचिन पायलट, मनमोहन सिंह, दो ऐसे नाम जो स्ट्राइक करते हैं, और इन जनरल भी मनमोहन सिंह को लेकर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी सर्वे में दिख रही है। और ये स्टोरी कहां टाई करती है? वो लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी पब्लिक में है, वो लोग अभी भी इस सर्वे में एक्सेप्ट हो रहे हैं ऑपोजिशन से। मनमोहन सिंह क्रेडिबिलिटी उनकी एजुकेशन से थी, उनके प्राइम मिनिस्टर के टर्म से थी, कि उन्होंने एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से इतने अच्छे पदवी उन्होंने जो हासिल की। सचिन पायलट की जो क्रेडिबिलिटी है वो कुछ तो मीडिया बिल्ट है, बट कुछ उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी है, जो राजस्थान में उन्होंने जो काम किया। यहां पर ऑपोजिशन और स्पेशली कांग्रेस के लिए एक मैसेज है कि क्रेडिबिलिटी डेवलप करें, मुद्दे बहुत सारे हैं टैप करने के लिए। ये सर्वे मुझे ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के बारे में भी बहुत कुछ बता रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।